हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम चौहान और बच्चों मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें कूलम लॉ पढ़ाया था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फोर्स ही निकालना सीखेंगे, बट ये जो फोर्स है इसमें मल्टीपल चार्जेस लिए जाएंगे, मीन्स बहुत सारे चार्ज लिए जाएंगे। जैसे कूलम लॉ में केवल दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना सीखा था हमने, और आज हम जो है दो से ज़्यादा चार्ज अगर दिए हैं आपको और उनके बीच में आपको फोर्स निकालना है तो उसके लिए मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज है, ये भी कूलम्स लॉ के नाम से ही होता है, ठीक है। और इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि जो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से निकाला जाता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प से आप निकालेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो ये निकालने के लिए देखिए ऐसे करेंगे, आप पहले चार्ज ले लो, आप एक्स वाई प्लेन बना लिया आपने, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। इसमें आप चार्ज ही मान लेंगे, ऐसे देखिए जैसे मैंने मान लिया एक चार्ज ये मान लिया, एक चार्ज ये मान लिया, एक चार्ज ये मान लिया, इस टाइप से आप कहीं पर भी मान सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है इसको ये चार्ज Q1 कह दो, आप ये Q2 कह दो, ये Q3 कह दीजिए, ऐसे Q4 Q5 इस टाइप से ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये जो Q1 है, अब Q1 पे सपोज कीजिए इन अदर चार्जेस के कारण हमें फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। उसके लिए हम पहले इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इसको देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है O, तो Q1 की ओरिजिन पॉइंट से पोजीशन है R1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर कह दीजिए आप इसको, ठीक है। ये R1 वेक्टर, ये इसका डिस्टेंस वेक्टर हो गया। Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर, ओके। Q3 का पोजीशन वेक्टर हो गया R3 वेक्टर। ऐसे Q4 कहीं पे मान सकते हो आप, तो R4, Q5 R5 वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब हमें इनमें से मैंने बताया है किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, Q1 पे या Q2 पे या Q3 पे किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। तो ये निकालने के लिए सपोज कीजिए हम Q1 पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण, ठीक है। तो ये निकालने के लिए इसको Q2 को Q1 से मिलाइए आप, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये ऐसे लगेगा आउटवर्ड, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड लगेगा, मैंने बताया था ना रिपल करते हैं, आउटर जाएंगे। तो F वेक्टर और इसको लिख देंगे 1 2, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। F वेक्टर 1 2 क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। सिमिलरली इसको इससे मिलाइए, ये मिलाया, ठीक है। अब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ये ऐसे हो गया। इसको लिख देंगे हम F वेक्टर 1 3, ठीक है। इसको भी ऐसे पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक है जी। अब देखिए नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स कुल बल कितना लग रहा है इसमें। तो ये निकालने के लिए इस पर निकालना है हमें, ये पॉइंट P मान, यहाँ पर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये निकालने के लिए तो यहाँ से देखिए आप ओरिजिन पॉइंट से जो नेट फोर्स है वो ऐसे जाएगा, ये F1 वेक्टर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनके कारण किसी एक चार्ज पर आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करते हैं, जितने भी चार्जेज हैं उनसे जो फोर्स लग रहा है अलग अलग, उन सबको सम कर दो, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है द फोर्स ऑन
given charge, the force on given charge is the sum, the force on given charge is the sum of other forces, is the sum of forces on it due to all other charges. ठीक है, द फोर्स ऑन गिवन चार्ज, इस पे जो फोर्स है, जो गिवन चार्ज है, इस पे हमें अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द सम ऑफ, तो ये जो है सम होता है किसका, इज द सम ऑफ फोर्सेस ऑन इट, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सम होता है। और ये फोर्सेस किसके कारण लग रहे हैं, इट फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, जितने भी अदर चार्जेस हैं उनके कारण इस पे जितना भी फोर्स लग रहा है उन सबके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मीन्स आप कह सकते हो इसको F1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा, ये F1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा, क्या होगा बच्चों, F वेक्टर 1 2 प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 4 प्लस एंड सो ऑन F वेक्टर 1 n। ठीक है जी, ये होगा n एक नंबर हो गया। ठीक है, आगे इसी फॉर्म में चल रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है जी, तो द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द सम ऑफ फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, मींस F1 वेक्टर जो होगा वो इन जितने भी ऑल अदर फोर्सेस हैं इन सबके सम के इक्वल होगा। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा F वेक्टर 1 2 प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस F वेक्टर 1 n। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों F1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए F वेक्टर 1 2 निकालिएगा, ये विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो था। तो अब ये हो जाएगा F वेक्टर 1 2 देख रहे हैं बच्चों, ये तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के प्लेस ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे आप R वेक्टर 1 2। ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R कैप 1 2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा R वेक्टर 1 2 का स्क्वायर और R कैप 1 2। ठीक है, ये F1 वेक्टर हो गया, प्लस कर देंगे इसमें प्लस F वेक्टर 1 3, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस देखिए इसकी क्या है बच्चों, ये Q1 से Q3 की ये मान लेंगे आप R वेक्टर 1 3 और यूनिट वेक्टर मान लेंगे इसका R कैप 1 3। तो ये हो जाएगा R वेक्टर 1 3 का स्क्वायर और R कैप 1 3। ओके, प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो जाएगा आपका F वेक्टर 1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली करेंगे ऐसे Q1 Qn अपॉन R वेक्टर 1n का स्क्वायर। ठीक है जी, R वेक्टर 1n का स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा R कैप 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका F1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मींस ये कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है बच्चों, और देखिए और भी कुछ कॉमन आ रहा है कि Q1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मींस Q1 भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें से Q1 भी कॉमन आ गया, ये लीजिए जी Q1 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर बचा ये Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2 का स्क्वायर और R कैप 1 2। ओके, प्लस यहाँ बताइए बच्चों क्या बचा, Q1 तो आपने कॉमन ले रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले रखा है, तो क्या बचेगा Q3 अपॉन R वेक्टर 1 3 का स्क्वायर और R कैप 1 3। ठीक है जी, और प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो जाएगा, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये बचेगा Qn अपॉन R वेक्टर 1n का स्क्वायर R कैप 1n। ठीक है, ये ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखिए जब ऐसे इस टाइप से कोई इस इक्वेशन रूप में इनफाइनाइट तक सम हो रहा हो तो उसको समीशन कर देते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का साइन होता है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको, और ऐसे इसका साइन होता है, ये है सिग्मा, ठीक है। एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो जब एल्जेब्रिक सम होगा इसका, तो देखिए एल्जेब्रिक सम कहाँ से हो रहा है, इंटीजर 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है ना, इंटीजर 2 से, फिर 3 4 4 5 और कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो इंटीजर 2 से n तक, ठीक है, इंटीजर 2 से इंटीजर n तक एल्जेब्रिक सम हो गया। और इसे लिख दोगे q इंटीजर अपॉन r वेक्टर 1 i मींस इंटीजर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दो, और ये हो जाएगा बच्चों r कैप 1 फिर 2 3 4, तो ये भी इंटीजर, ठीक है। ये q1। बताइए आपके समझ में आया फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था चार्जिंग पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है। चार्जिंग पार्टिकल जैसे आप कोई पॉइंट चार्ज ले लेंगे, पॉइंट चार्ज लिया आपने +2, ये हमने एक चार्ज ले लिया है और इस चार्ज के चारों ओर ये एक सरफेस मान लिया, ठीक है। ये चार्ज है, इसका अराउंड एरिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि किसी चार्ज के कुछ दूरी तक इसके चारों ओर अराउंड इक्वेशन ये एक फोर्स लगाता है। इस एरिया में अगर कोई भी चार्ज बाहर से एंटर करेगा तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स को एक्सपीरियंसेस करेगा, ठीक है। देखिए ऐसे अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज ले लें, टेस्ट चार्ज वो होता है बच्चों जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, हम जिसको इसके पास लाके देख रहे हैं या दूर ले जाके देख रहे हैं, ठीक है, जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों, और ये हमारा मेन चार्ज है, ठीक है, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री निकालते हैं। तो अब जब ये टेस्ट चार्ज इसके अराउंड एरिया में, जो हमने ये अराउंड एरिया खींचा है, जब इसमें एंटर करता है बाहर से एक ये, तो ये या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस पर या रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। या तो ये इससे इसकी ओर तेजी से भागेगा या इसे ये दूर भगा देगा अपनी ओर से। तो ये जो अराउंड एरिया है जिसमें ये किसी अदर चार्ज पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, इसी अराउंड एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अगेन डिवाइड the area around a charge in which the test charge experiences a attraction or repulsion force is called an electric field, ठीक है। लिख के बता देते हैं भाई, the area around a charge in which the area around a charge in which the test charge बच्चों ये है जिसको हम लाए हैं, ये test charge experiences are attraction or repulsion force is called एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बात आती है इसकी इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसको E और उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ को बताती है, इसकी पावर को बताती है ये, ठीक है। जिस पावर से ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या जिस पावर से इसको रिपल कर रहा है, तो ये उस चीज को बताती है। तो
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि जब ये टेस्ट चार्ज इसके अंदर आएगा, Q0 जो आएगा, तो ये जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, F वेक्टर जितने फोर्स का ये एक्सपीरियंस करेगा, उसकी जो माप है, उसकी जो मेजर्ड है, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है E वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट। E वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट या Q0 कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। देखिए F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन और पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसकी पावर है, जिस पावर से इसको टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है। अच्छा, आप देखिए अट्रैक्ट कब करेगा? अगर टेस्ट चार्ज आप माइनस का ले रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस का ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर देगा। ये प्लस है और आप टेस्ट चार्ज को प्लस का ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल कर देगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। और बच्चों, ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसको रिप्रेजेंट अगर आपको कहीं पर करना है तो आप बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ये दिशा में चलती है, एक निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, वेक्टर वे होते हैं जो डायरेक्शन के अनुसार चलते, वे वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ध्यान रखना बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है वो निकालना बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। डायरेक्शन, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन में और 12th लेवल में, उन सभी इंटेंसिटी के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल आते हैं, उन सब में डायरेक्शन बहुत अनिवार्य है, सभी में डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। तो ये जो डायरेक्शन है, मैं इसकी निकालनी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। वो निकालनी मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है। जैसे कहा सर आपने, अगर हम यहाँ पर Q0 की वैल्यू या Q नोट, Q0 की मुझे आगे पड़ रही है, ठीक है, वैसे आप Q नोट बोला करो। Q नोट की वैल्यू अगर 1 कूलम ले लें, अगर Q नोट की वैल्यू 1 कूलम ले लें, तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? F वेक्टर। ठीक है, अगर Q नोट की वैल्यू 1 कूलम ले लें, तो E वेक्टर इज इक्वल टू आ गया क्या? F वेक्टर। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो इसकी डायरेक्शन है E की, वो किसके इक्वल होगी? F के इक्वल होगी। F मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो मैंने एक तो ये इस रेंज से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम होती है। और इसकी डायमेंशन निकालने के लिए तरीका बता देते हैं हम। इसकी डायमेंशन कैसे निकलेगी? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बताया इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। E वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q नोट होता है। अब इसको आप डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशंस ऑफ E वेक्टर इक्वल टू F फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। ओके, Q नोट जो है इसकी डायमेंशन होती है 80, ये होती है। ठीक है जी,
अब आप क्या करेंगे, टी को ऊपर ले जाए, ये ऊपर ले जाओ। अच्छा अब आप देखिए MLT माइनस 2 सर ये तो पता है 11th में पढ़ी थी, पर क्यू नोट नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ। क्यू नोट जो होता है ये होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, और चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट की क्या होती है बच्चों A, टाइम की क्या होती है T, तो क्या आ गई इसकी डायमेंशन AT, ठीक है ये यहां पर दिया आपने। तो डायमेंशन ऑफ E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगी, T को बच्चों ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगी ML T-3 A-1, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, इसका फॉर्मूला, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है, और क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी जो है फिलहाल फिर इसकी डायमेंशन बता दी हमने और इसको डिफाइन करा दिया हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले की हेल्प से ही डेफिनेशन बनानी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में रटना नहीं चाहिए, बुकों से रटते हैं बच्चे वो गलत है। मैक्सिमम डेफिनेशन फॉर्मूले से बन जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए जो अभी मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो अब किसी कुछ डिस्टेंस पर निकालेंगे। एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज रिप्रेजेंट बाय E। तो ये निकालने के लिए एक पॉइंट चार्ज ले लो, ये लिया आपने पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इससे कुछ दूरी पर स्मॉल r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया आपने, ठीक है। टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q नोट से। यहां पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण सम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है बिल्कुल करेंगे। तो ये निकालने के लिए अब हमें पिछले फॉर्मूले पर जाना है। पिछला फॉर्मूला क्या था, E वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट, यही तो होता है। तो अगर आपको E वेक्टर चाहिए तो आपको पहले F वेक्टर के पास जाना होगा, और F वेक्टर अगर आपको चाहिए तो आपको कूलम्ब्स के पास जाना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ जो कहता है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को क्या लिख देते हैं बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के रिप्लेस पहला चार्ज क्या है बच्चों Q है, Q2 के रिप्लेस दूसरा चार्ज Q नोट है, और अपॉन में क्या है बच्चों R स्क्वायर है। तो ये तो F हो गया। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू क्या होता है, बताया F अपॉन Q नोट होता है, ठीक है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। अगर ओनली वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। तो E इज इक्वल टू F ये रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या आ गई E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक बहुत है, इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। देखिए हर लेक्चर के नोट्स हम साथ साथ प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें डाउनलोड करें और उनकी सहायता से अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलें, ओके। और हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे भी कहें कि वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
थैंक यू सो मच।